Continue with chapter number 1. In this video, we are going to discuss about branches of accounting. Accounting is still in the process of evolution. Accounting has grown with the rapid growth of business. To meet the changing requirements of the business world, accountants have also discovered various specialized branches of accounting. ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग भी अलग अलग तरह की होती है, टाइप्स की होती है, अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग तरह की अकाउंटिंग करते हैं. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कैसी कैसी अकाउंटिंग हो सकती है, क्या डिफरेंट टाइप्स हैं. अकाउंटिंग इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. अभी भी अकाउंटिंग के ऊपर काम चल रहा है. जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, वैसे वैसे अकाउंटिंग की भी ग्रोथ हो रही है. क्योंकि पहले लोग स्मॉल लेवल पे काम करते थे, कम लोग होते थे जो बिजनेस का काम करते थे, बायर्स भी कम होते थे. अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई जा रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों का बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, वर्ल्ड बिजनेस की तरफ ज़्यादा जा रही है. सो वैसे वैसे ही अकाउंटेंट्स के लिए अलग अलग फील्ड्स आ गई, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्रिएट्स हो गई. अकाउंटेंट्स हैज़ ऑल्सो डिस्कवर्ड वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग. जैसे जैसे ग्रोथ हुई, अकाउंटेंट्स को भी ये पता लगा कि बिजनेस में काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है. सो स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्रिएट हुआ, अलग अलग तरह की अकाउंटिंग भी बनाएगी. अब सभी बिजनेस के लिए सेम अकाउंटिंग नहीं होता, हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग अकाउंटिंग होगी. जैसे कंपनी का काम है उसके लिए वैसे ही अकाउंटिंग की जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट branches of accounting. Number 1, financial accounting, cost accounting, management accounting. सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी करते हैं. इट इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ फाइनेंशियल books in order to find out the trading results in term of profit or loss and financial position of the business. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल बुक्स बनाती है, मतलब जो हम अल्टीमेटली इस मोटिव के साथ बनाते हैं कि पूरा साल काम करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ कि हमें लॉस हुआ, या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. प्रॉफिट एंड लॉस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगता है, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता लगती है, जो हमने पहले भी स्टडी की है. फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो बैलेंस शीट होती है एक पर्टिकुलर दिन की पोजीशन हमें बताती है. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल से कंपनी काम करना शुरू करती है, पूरे साल काम करती है, और 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, और उसको ये पता लगता है कि पूरे साल काम करके कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. द अकाउंटिंग which leads to the preparation of final accounts is called financial accounting. So, जिस अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपने फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं, उस अकाउंटिंग को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इट इज़ यूज्ड बाय प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कौन कौन यूज कर सकता है? सबसे पहले है प्रोप्राइटर, मतलब ऑनर. अब ऑनर ने तो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको तो पता होना चाहिए ना कि पूरे साल काम करके उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. क्रेडिटर्स, ये वो वाले पर्सन्स होते हैं जो दूसरे लोगों को उधार पे गुड्स या सर्विसेज देते हैं. अब ये भी देखेंगे ना कि इनके पास कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करेंगे कितना उधार ये दे सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, किस टाइम में हमें जो उधार है वो वापस मिल जाए. इन्वेस्टर, जैसे हम सभी लोग, हम कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि पैसे इन्वेस्ट करके कहीं पैसा लगाकर हमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है. एम्प्लॉयज़, जो सैलरी अर्न करता है, इसको पता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तभी इसको इसका पैसा मिल सकता है. क्रेडिटर को पता है कि जिस कंपनी को उधार पे गुड्स बेची हैं, अगर वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तभी इसका उधार जो है वो वापस होगा. मैनेजमेंट, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी कंपनी में टाइम टू टाइम डिसीजन लेना होता है, तो अगर उनके पास सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होगी तभी वो सही डिसीजन ले पाएंगे. सही डिसीजन लेंगे तो कंपनी प्रोग्रेस में जाएगी, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी. गवर्नमेंट, हर एक कंपनी के अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि हर एक कंपनी ने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है.
सो जितना ज़्यादा कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उतना ज़्यादा सरकार को टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। सरकार तो टैक्स के थ्रू ही ज़्यादा पैसा अर्न करती है, उसके लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स ही है। सो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होती है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि किसी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया और अल्टीमेटली वो सरकार को कितना टैक्स पे करेगी। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम इसी मकसद से बनाते हैं कि साल के एंड में हमें प्रॉफिट लॉस पता लग सके और हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट कर सकें। +1 में जो हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होगी। देन सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन एंड समराइजेशन ऑफ करंट एंड बजटेड कॉस्ट। The object of cost accounting is to find out the cost of goods produced or services rendered by the business. It also helps the business in controlling the costs by indicating available losses and wastages. सिंपल समझे तो कॉस्ट अकाउंटिंग कौन यूज करता है? अगर कोई कंपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का एक प्राइस डिसाइड करना है। मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, हम लेस बना रहे हैं, हम कुरकुरे बना रहे हैं, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा एक लेस का पैकेट कितने का सेल होगा। अब जब हमने वो लेस के पैकेट का एक प्राइस डिसाइड करना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि अभी तक हमने लेस के ऊपर कितना पैसा खर्च कर दिया है, इसका रॉ मटेरियल कितने का पड़ा, कितने लेबरर्स ने मिलकर ये किया है, कौन सी मशीनें इसके लिए इस्तेमाल हुई, कितना बिजली का किराया आया, ठीक है ना, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने कितना पैसा लगाया। तो सभी खर्चों को जोड़ के आप अल्टीमेटली देखोगे कि आपको एक लेस का पैकेट कितने का पड़ रहा है। फिर आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होगी। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि कंपनी फाइंड आउट करती कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो आपने गुड्स बनाई हैं या जो सर्विसेज आप लोगों को दे रहे हैं, आपके उस प्रोडक्ट या उस सर्विस का कितना खर्चा होगा, कितना कॉस्ट होगा। इट हेल्प द बिजनेस इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट। अब हमने देख लिया कि हमें खुद को कितना खर्चा पड़ रहा है, उसके बाद हम कितना सेल कर सकते हैं। अब हमें अपनी कॉस्ट पता है, हम उसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना है तो कॉस्ट को कम होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी देखेगी उसके पास कितने पहले लॉस है, कितनी वेस्टेजेस हो रही हैं, तो उसको भी मैनेज करके वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि उसको कितने का बेनिफिट मिलना चाहिए। सो कॉस्ट अकाउंटिंग वो वाली कंपनीज फॉलो करती हैं, या तो वो गुड्स बना रही हैं या सर्विस दे रही हैं, तो सारे खर्चे मिला के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे मिला के अल्टीमेटली वो कैसे डिसाइड करेगी कि उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, उसके सर्विसेज का कितना खर्चा होगा। जब हम ये डिसाइड करते हैं मतलब हम कॉस्ट अकाउंटिंग से कंसर्न्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम यही करते हैं कि हम सब कुछ डिवाइड करेंगे, हर एक प्रोडक्ट सेपरेट होगा, हर एक प्रोडक्ट की हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद हम समरी बना के देखेंगे कि करंट और बजटेड कॉस्ट क्या है, कि हमने कितना सोचा था। बजटेड मतलब जब कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाएगी तो पहले कंपनी भी कभी ना कभी डिसाइड किया होगा ना कि हमें लेस का पैकेट कितने का पड़ेगा। उसके बाद एक्चुअल में उसने लेस बनाना शुरू कर दिया, फिर वो देखेगा कि कितने का वो तैयार हुआ है। सो ये बजटेड हमें हेल्प करती है कॉस्ट कंट्रोल में, कि जो हमने सोचा है उसी दायरे में रह के खर्चा करें, सो दैट कि हम जो जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो हम अर्न कर सकेंगे। फिर करंट और स्टैंडर्ड को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि अल्टीमेट कॉस्ट कितनी डिसाइड होगी। रूल एक ही है, कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज़्यादा। देन थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। It is a presentation of accounting information in such a way so that to assist the management in creation of policies and day-to-day operation of an undertaking. Thus, it relates to the use of accounting data collected with the help of financial accounting and cost accounting for the purpose of policy formulation, planning, control, and decision making by the management. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है कि ये मैनेजमेंट को हेल्प प्रोवाइड करती है। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प। किस में हेल्प करती है? पॉलिसीज बनाने के लिए कि कंपनी की क्या पॉलिसीज होंगी, डे टू डे ऑपरेशन रोज का काम कैसे चलेगा कंपनी का,
अब कंपनी ने जब पॉलिसी बनानी है या डे टू डे ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ को डिसाइड करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से लेती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग से। इन दोनों अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो डिसाइड करेगी फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन कि हमारी पॉलिसीज़ कौन सी होनी चाहिए, किस लेवल की हमने बनानी है, ठीक है, हमारी कंपनी के लिए कौन सी पॉलिसी बिल्कुल सही है। प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। फिर प्लानिंग करना कि फ्यूचर में कंपनी कैसे काम करेगी, कंट्रोल करना कि जो सोचा है वैसा ही काम चले, और टाइम टू टाइम छोटे बड़े डिसीजन लेना। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करती है और मैनेजमेंट को हेल्प करती है सो दैट कि मैनेजमेंट जो है सही पॉलिसीज बना सके और डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सके। क्लियर? ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास काफ़ी हैं, बट दीज आर 3 मेन अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी होती है, टैक्स अकाउंटिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है, सोशल अकाउंटिंग होती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है। बट वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्योंकि हमारे +1 में यही टॉपिक है। नाम आपको सबके पता होने चाहिए, बट मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही हम स्टडी करेंगे इस पूरी बुक में। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1।